जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीआर, गवई पर जूता फेंकने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एजीआई आर वेंकटरमणी ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको बता ही दिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीआर, गवाही पर जूता फेंकने खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की मंजूरी। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एजीआई आर वेंकटरमणी ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीआर, गवाही पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी और एजीआई ने इस कृत्य को अदालत की गरिमा और कानून के शासन पर गंभीर अपमान माना है। किशोर ने अपने कार्यों को धार्मिक मामलों और सीजेआई की पिछली टिप्पणियों के बारे में न्यायिक पूर्वाग्रह के आरोपों से सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और यहां तक कि अपने कार्यों को दोहराने की धमकी भी दी। एजीआई ने स्पष्ट रूप से किशोर के औचित्य को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उनके कार्य न्याय वितरण प्रणाली की नींव को कमजोर करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जिसने भारतीय न्यायपालिका को सचमुच हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। 6 अक्टूबर की बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जब सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच सुनवाई कर रही थी, तभी एक वकील राकेश किशोर, उन्होंने उन पर अपना जूता फेंकने की कोशिश की। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। कोर्ट के अंदर, है ना? एक अभूतपूर्व स्तब्ध करने वाली घटना थी ये। खासकर पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था। यकीनन। हमारे पास इस पर एक लेख है जिसमें इस घटना और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई हुई उसका पूरा विवरण है। अच्छा। तो आज हम उसी के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि घटना को देखें, वकील साहब के तर्क क्या थे वो समझें। हाँ, उनके कारण क्या थे, और ये भी कि अटॉर्नी जनरल ने जो ये अवमानना कार्रवाई की सहमति दी है वो क्यों दी, किस बिना पर दी। ठीक है, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति के गुस्से का इजहार नहीं है। हाँ, ये नहीं कि बस गुस्सा आया और कर दिया। बिल्कुल नहीं। जैसा अटॉर्नी जनरल यानी एजेआई की प्रतिक्रिया से साफ है, इसे कहीं ज्यादा गंभीर नजरिए से देखा जा रहा है। किस तरह से? इसे न्यायपालिका की गरिमा पर, उसके अधिकार पर और यहाँ तक कि कानून के शासन की जो पूरी अवधारणा है उस पर एक सीधा हमला माना जा रहा है। बिल्कुल। और यही बात इसे और ज्यादा पेचीदा बना देती है। भाई, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक 71 साल के वकील कोर्टरूम के अंदर जजों के सामने, हाँ, ये उम्र भी मायने रखती है, ऐसा कदम उठाना पड़ा? उन्होंने खुद क्या कहा इसके बारे में, उनके क्या कारण थे, और फिर देश के टॉप लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, उन्होंने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? हाँ, ये सारे सवाल अहम हैं। इन्हीं सवालों के आसपास आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जरा घटना को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। 6 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट का कोर्टरूम जी, सुनवाई चल रही है, बेंच को हेड कर रहे हैं सीजीआई खुद, और अचानक ये वकील साहब राकेश किशोर 71 साल के अपनी जगह से उठते हैं, आगे बढ़ते हैं जजों के आसन डाइस की तरफ, पैर से अपना जूता निकालते हैं और उसे फेंकने की कोशिश करते हैं जजों की तरफ। ये तो वाकई एक चौंकाने वाला मंजर रहा होगा वहां। अदालत के अंदर इस तरह की हरकत कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि बताया गया है कि कोर्ट में जो सिक्योरिटी थी वो काफी अलर्ट थी। अच्छा, तो जूता लगा नहीं, उनकी फुर्ती ने इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उनको रोक लिया। तो जूता जजों तक पहुंचा नहीं, लेकिन कोशिश तो हो ही गई थी। हाँ, कोशिश अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ ना, वो शायद घटना से भी ज्यादा ध्यान देने लायक है। अच्छा, क्या हुआ? देखिए, आम तौर पर कोई ऐसी हरकत करते पकड़ा जाए तो सहम जाता है, माफी वगैरह मांगता है, हाँ, या कम से कम चुप हो जाता है। पर राकेश किशोर का रवैया बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उनका रुख एकदम अवज्ञाकारी, डिफाइंड था। डिफाइंड? हाँ, और वो अपने एक्शन को सही ठहराने की कोशिश करते दिखे, जस्टिफिकेटरी जिसे कहते हैं। ये तो और भी अजीब है, उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। लगता तो नहीं। उनका जो बाद का आचरण रहा उससे तो यही लगता है कि ये शायद कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। तो फिर क्या था? कोई सोची समझी बात थी? ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ गहरी भावनाएं थी या कोई सोच थी
जिसे वो शायद व्यक्त करना चाह रहे थे। तरीका भले ही गलत चुन लिया। क्या कारण बताया उन्होंने? कुछ कहा मीडिया में? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मीडिया से बात की और दावा किया कि वो सीजेआई जस्टिस गवई की कुछ पुरानी टिप्पणियों से गहरे आहत थे, डीपली हर्ट। अच्छा, कौन सी टिप्पणियां? उन्होंने 2 बातों का खास तौर पर जिक्र किया। एक तो मॉरिशस में सीजेआई ने कथित तौर पर बुलडोजर जस्टिस की आलोचना की थी उस पर। वो बयान काफी चर्चा में रहा था। हाँ, और दूसरा उनका आरोप था कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी अलग अलग समुदायों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष नहीं है। उसमें कथित तौर पर पूर्वाग्रह है, बायस है। तो वो अपनी इस हरकत को एक तरह से विरोध की तरह पेश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका के कथित पूर्वाग्रह और सीजेआई की उन खास टिप्पणियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट। और इसमें उन्होंने अपनी पहचान का भी जिक्र किया शायद। हाँ, उन्होंने इस विरोध को और ज्यादा व्यक्तिगत रंग देने की भी कोशिश की, अपनी दलित पहचान का उल्लेख किया और सीजेआई की पृष्ठभूमि पर भी सवाल खड़े किए। और ये सब उन्होंने पब्लिकली कहा, मीडिया में। इससे तो मामला और गर्मा गया होगा। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। और भी कुछ कहा उन्होंने इसके बाद? हाँ, एक बयान तो बहुत ही उत्तेजक था। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, अगर भगवान मुझे फिर से बुलाएंगे तो मैं इसे फिर से करूंगा। क्या कहा? भगवान बुलाएंगे तो फिर करूंगा? हाँ। इफ गॉड कॉल्स मी अगेन आई विल डू इट अगेन। इस बयान से साफ पता चलता है कि उनके इरादे क्या थे और उनके मन में पछतावे की कितनी कमी थी। ये बयान तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब वो अपने काम को न सिर्फ सही मान रहे हैं बल्कि उसे दोहराने को भी तैयार हैं और उसे शायद ईश्वरीय प्रेरणा से जोड़ रहे हैं। ये तो हाँ, और ये सिर्फ बातों तक नहीं रुका। पछतावा दिखाने के बजाय उन्होंने खजुराहो मंदिर में भूख हड़ताल करने की घोषणा भी कर दी। भूख हड़ताल? जी। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां व्यक्ति अपने किए पर अड़ा है, उसे किसी न किसी तरह सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो अपने तरीके पर सोचे। और यहीं पर फिर न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की प्रतिक्रिया आती है सामने। बिल्कुल, खासतौर पर देश के अटॉर्नी जनरल एजीआई श्री आर वेंकटरमणी की भूमिका। जी, एजीआई जो भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं और कानून का शासन बनाए रखने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एजीआई ने इस मामले में क्या किया, क्या कदम उठाया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मुख्य संस्था है। हाँ, एससीबीए। उसके अध्यक्ष हैं श्री विकास सिंह। उन्होंने इस घटना के बाद एजीआई से संपर्क किया। अच्छा। और राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही मतलब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की अनुमति मांगी। तो एजीआई ने अनुमति दे दी? हाँ, एजीआई वेंकटरमणी ने इस पर विचार किया और फिर श्री विकास सिंह को राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू करने की औपचारिक सहमति दे दी है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक अवमानना। इसका मतलब ये हुआ कि एजीआई ने इसे गंभीर अपराध माना है। बिल्कुल, बहुत गंभीर। एजीआई ने जो सहमति पत्र लिखा है उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा है कि राकेश किशोर का जो आचरण है वो अदालत की गरिमा और कानून के शासन के लिए गंभीर अपमान है, ग्रेव अफरंट। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एजीआई ने सिर्फ उनके उस एक्ट को मतलब जूता फेंकने की कोशिश को ही नहीं बल्कि उनके बयानों को भी, हाँ, उनके बाद के बयानों को भी बहुत गंभीरता से लिया है। किस तरह से? क्या कहा है पत्र में? एजीआई के पत्र में लिखा है, मैं कोट कर रही हूं, कि किशोर के कार्य और कथन न केवल आपत्तिजनक यानी स्कैंडलस है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की महिमा और अधिकार को कम करने के लिए सुनियोजित यानी कैलकुलेटेड भी हैं। सुनियोजित, कैलकुलेटेड, ये शब्द बहुत वजनदार है। हाँ, ये सुनियोजित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि एजीआई इसे सिर्फ एक मतलब भावुक प्रतिक्रिया नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक सोची समझी कोशिश। बिल्कुल, एक सोची समझी कोशिश जिसका मकसद न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना था। यानी एजीआई का यह मानना है कि यह हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं था बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर था। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह का व्यवहार न्याय वितरण प्रणाली की नींव पर ही प्रहार करता है, स्ट्राइक्स एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। उनका तर्क ये है कि अगर अदालत की गरिमा और अधिकार को इस तरह सरेआम चुनौती दी जाएगी तो फिर न्यायपालिका में जनता का विश्वास कैसे रहेगा? सही बात है। और किसी भी लोकतंत्र के ठीक से काम करने के लिए ये विश्वास तो बहुत जरूरी है। लेकिन राकेश किशोर ने तो अपने बचाव में कुछ कारण भी बताए थे, जैसे सीजीआई की टिप्पणियों से वो आहत थे या कथित पक्षपात वगैरह। हाँ, उन्होंने कहा था। तो क्या एजीआई ने उन कारणों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको कंसिडर नहीं किया? एजीआई ने उन कारणों को सिरे से खारिज कर दिया है, पूरी तरह से। हाँ,
उन्होंने साफ कहा कि राकेश किशोर ने जो भी कथित कारण बताए हैं, चाहे वो कितनी भी व्यक्तिपरक क्यों ना हो, वो ऐसे आपत्तिजनक आचरण, स्कैंडलस कंडक्ट के औचित्य में कभी नहीं हो सकते। अच्छा। उनका मानना था कि भाई अगर कोई शिकायत है भी तो उसे व्यक्त करने के कानूनी और सभ्य तरीके मौजूद हैं। अदालत के अंदर इस तरह का हिंसक या अपमानजनक व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। और क्या एजीआई ने उनके उस रवैये पर भी कुछ कहा कि उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया? हाँ, ये भी एक बहुत अहम बिंदु था एजीआई के निर्णय में। हाँ। उन्होंने नोट किया कि राकेश किशोर ने घटना के बाद कोई पछतावा नहीं दिखाया है, हैज नॉट शोन एनी रिपेंटेंस, जैसा कि उनके लगातार आक्रामक पब्लिक बयानों और फिर वो भूख हड़ताल की घोषणा से साफ था। हाँ, बिल्कुल। तो पछतावे की एक कमी भी एजीआई द्वारा अवमानना कार्रवाई की सहमति देने के फैसले में एक महत्वपूर्ण कारण बने। तो अब जब एजीआई ने सहमति दे दी है तो इसका मतलब यह है कि राकेश किशोर पर बाकायदा क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मुकदमा चलेगा? हाँ, एजीआई की सहमति एक जरूरी कानूनी कदम होता है कुछ मामलों में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अच्छा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और फिर अदालत इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शायद ये समझना जरूरी है कि ये अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है और इसे इतना गंभीर क्यों माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हम सुनते तो हैं ये शब्द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ, पर इसका सही मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अदालत के अवमानना का मतलब है कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसी बात कहना या लिखना जिससे अदालत के अधिकार या उसकी गरिमा कम होती हो, या जो न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालता हो या न्याय प्रशासन में किसी तरह का दखल देता हो। अच्छा। इसे मोटे तौर पर दो तरह का माना जाता है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। सिविल और आपराधिक? हाँ, सिविल अवमानना ज्यादातर तब होती है जब कोई जानबूझकर अदालत के किसी आदेश, निर्देश या वचन का पालन नहीं करता, मतलब डिसोबीडियंस। ओके। और आपराधिक अवमानना, जिसका आरोप इस मामले में है, आपराधिक अवमानना तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा पब्लिश करता है, लिखकर, बोलकर या इशारों से, या फिर ऐसा कोई काम करता है जिससे तीन बातें हो सकती हैं। क्या? पहला, जिससे अदालत की निंदा होती है या उसके अधिकार को कम किया जाता है, स्कैंडलाइजेस द कोर्ट और लोअर्स इट्स अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा, जिससे किसी चल रही न्यायिक कार्रवाई में पूर्वाग्रह पैदा होता है या उसमें हस्तक्षेप होता है, प्रेजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाँ। या तीसरा, जिससे न्याय प्रशासन में किसी और तरीके से बाधा डाली जाती है या हस्तक्षेप किया जाता है, इंटरफेयर्स और obstructs the administration of justice in any other manner। अच्छा, तो राकेश किशोर वाला मामला इनमें से किस में आता है? राकेश किशोर ने जो जूता फेंकने की कोशिश की वो साफ तौर पर पहली और तीसरी श्रेणी में आता है। पहली और तीसरी? हाँ, ये सीधे तौर पर अदालत की निंदा करने वाला और उसके अधिकार को कम करने वाला काम है, और साथ ही ये न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाला भी है। इसे इतना सीरियस क्यों मानते हैं? कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर रोक तो नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इस पर बहस भी होती है। हाँ। लेकिन कानून के नजरिए से देखें तो अवमानना कानून का उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रभावशीलता को बनाए रखना। अच्छा। देखिए, न्यायपालिका का पूरा ढांचा किस पर टिका है? जनता के विश्वास पर। सही बात है, और उसके आदेशों के प्रति सम्मान पर। अगर लोग अदालतों का सम्मान ही नहीं करेंगे, उनके फैसलों पर विश्वास नहीं करेंगे या खुलेआम उनकी गरिमा को चुनौती देंगे, तो फिर कानून का शासन कैसे चलेगा? बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ बनाए रखना असंभव हो जाएगा। इसीलिए अवमानना कानून अदालतों को ये शक्ति देता है कि वो अपनी गरिमा, अपने अधिकार और निष्पक्ष न्याय देने की अपनी क्षमता की रक्षा कर सके। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाता है, जो न्याय प्रशासन के हित में जरूरी है। समझ गया। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एजीआई ने जो ये अवमानना कार्यवाही की सहमति दी है, ये सिर्फ राकेश किशोर को सजा दिलाने के लिए नहीं है, इसका कोई बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल, ये एक बहुत साफ संदेश है कि न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान सबसे ऊपर है और इसे चुनौती देने वाले कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से निवारक कार्रवाई भी है, डिटोरेंट एक्शन, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। सही है। एजीआई की सहमति के बाद अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राकेश किशोर को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, सबूत पेश होंगे। हाँ, सुनवाई होगी पूरी।
हाँ, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या आपराधिक अवमानना का मामला बनता है और अगर हाँ तो सजा क्या होनी चाहिए। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील ने सीजेआई पर जूता फेंकने जैसा एक अभूतपूर्व कदम उठाया। हमने जाना कि उस वकील राकेश किशोर ने अपने बचाव में क्या कहा, सीजेआई की पुरानी टिप्पणियां, कथित न्यायिक पक्षपात, अपनी दनित पहचान, ये सब। हाँ, और अपने काम पर कोई पछतावा नहीं दिखाया बल्कि उसे सही ठहराने की कोशिश की। और फिर हमने समझा कि कैसे देश के अटॉर्नी जनरल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इसे न्यायपालिका की नींव पर हमला माना। हाँ, एक सुनियोजित हमला मानते हुए वकील के सारे तर्कों को खारिज कर दिया और आपराधिक अवमानना कार्रवाई की सहमति दे दी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि न्यायिक संस्थान जो हैं वो अपनी गरिमा और अपने अधिकार को लेके बहुत सजग हैं। और इस पर कोई भी सीधा हमला, चाहे वो किसी भी कथित कारण से क्यों न किया गया हो, उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एजीआई की प्रतिक्रिया ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत शिकायतें या असहमति जताने के जो तरीके हैं वो कानूनी दायरे में होने चाहिए। हाँ, वो कानूनी और संस्थागत सम्मान के दायरे में होने चाहिए। जूता फेंकने जैसा काम उस दायरे से कोसों दूर है। बिल्कुल। यहाँ पर चोट के रूप में देखा गया। एजीआई ने साफ कर दिया कि भाई आपके कथित इरादे या पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, वो ऐसे काम को सही नहीं ठहरा सकते। ये पूरा मामला न्यायपालिका के अधिकार को बनाए रखने और उसमें जनता के विश्वास को बचाने की जरूरत पर जोर देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ। देखिए, जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, मतलब एजीआई की सहमति और अवमानना की कार्रवाई, वो मुख्य रूप से उस काम पर केंद्रित है, यानी जूता फेंकने की कोशिश पर। हाँ, the act itself। हाँ, जिसे न्यायपालिका पर सीधा हमला माना गया। लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत शिकायतों, चाहे वो जजों की पब्लिक टिप्पणियों से ही क्यों न जुड़ी हो, और उन कामों के बीच की रेखा कहाँ है जिन्हें पूरी न्यायिक संस्था पर हमले के तौर पर देखा जाता है। ये एक बहुत बारीक लाइन है। हाँ, मतलब न्यायपालिका या उसके फैसलों से असहमति जताने की स्वीकार्य सीमा कहाँ तक है और कहाँ से अवमानना का दायरा शुरू हो जाता है, खासकर तब जब असहमति का हार जज के अपने ही पब्लिक बयान हो। बिल्कुल। ये एक जटिल सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से विशेष जानकारी को सुनने के लिए चुंबर साहिब की ओर से धन्यवाद दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। बाबा साहेब और साहब कांशीराम जी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता और न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। समानता का रास्ता ही भारत को महान राष्ट्र बना सकता है। असमानतावाद ऊंच नीच, भेदभाव पैदा करता है। भारत का आम नागरिक सरमाएदारों को और अमीर बनाने वाली कठपुतली सरकारों के असमानतावाद के बढ़ावा देने के चलते कर्जदार हैं, बेरोजगार, लाचार और अनपढ़ है और भारत कमजोर है। असमानतावादी व्यवस्था के चलते कुछ खास नागरिक इतने अमीर हो गए हैं कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने का दम रखते हैं और कुछ लोगों को भूखे ही सोना पड़ता है। आप विचार जरूर करें, आखिर सरकारें हम लोग ही बनाते आ रहे हैं। सोचिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।